हेलो एवरीवन। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। अब आपको देखो, इसका जो आधा पोर्शन है वो तो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? काइनेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये काइनेटिक्स के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जो हमने फॉर्मूलाज वहाँ पे ड्राइव किए थे, ये वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे, बस यहाँ पे टर्म्स का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा काफ़ी सारा पोर्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हमने रिपीट करना है। बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में हम और भी काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, एक होती है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, या जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन, ये रेडियो एक्टिविटी आपको पता है कि कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप से क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, और उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे N2+3H2 गिविंग 2NH3। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एटम्स को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स, तो प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम्स। हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम्स, और दूसरी साइड भी क्या होते हैं, 6 एटम्स होते हैं। ये तो हम किसी नॉर्मल या केमिकल रिएक्शन के दौरान करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बेसिकली हम, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, मेरे पास जैसे कार्बन है, ठीक है, 6C14। ठीक है, आपको सिंबल पता है। ठीक है, हम जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं किसी एलिमेंट का, जर्नल जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ZXA। ये Z किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को। ये X एलिमेंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड A किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये मास नंबर क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, जैसे इसने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन शो की और ये 7 नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसके दौरान जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लस ठीक है, यहाँ पे उसने एक पार्टिकल इमिट किया जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी। अब देखो, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को बैलेंस करते हैं। जैसे देखो, रिएक्टेंट साइड टोटल एटॉमिक नंबर कितना था, 6 था, मतलब टोटल प्रोटॉन्स, और प्रोडक्ट साइड 7 - 1 6, तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ऊपर भी देखो 14, 14 + 0 14। तो यहाँ पे हम किसको बैलेंस करेंगे, जो समीशन होता है मास नंबर का, लेफ्ट राइट साइड में किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ मास नंबर इन राइट हैंड साइड। और सिमिलरली जो समीशन होता है एटॉमिक नंबर का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ एटॉमिक नंबर इन राइट हैंड साइड। मतलब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल होती है, जैसे कि आपको पता होगा, हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हुई थी। बेसिकली किसने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, चैडविक ने की थी। ये चैडविक साइंटिस्ट ने की थी। तो उन्होंने क्या किया था, वो बेरिलियम मेटल के ऊपर, ठीक है, बेरिलियम आपको पता है 4Be9 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बेरिलियम पार्टिकल के ऊपर, सॉरी, बेरिलियम के मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा रही थी। तो अल्फा पार्टिकल उनके ऊपर बम्बार्ड करवा रहे थे। तो हमारे पास नया जो पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 2He4 क्या होता है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने बेरिलियम मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ जिसके दौरान क्या फॉर्म हुआ, कार्बन फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन फॉर्म हो गया। अब जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, टोटल 6 रिएक्टेंट साइड, इधर भी 6, ऊपर 13 नीचे 12। तो यहाँ पे एक नया पार्टिकल आया जिसको हमने नाम दिया 0N1, और इसी पार्टिकल को क्या बोला गया था, न्यूट्रॉन बोला गया था। तो ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने क्या करना होता है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में ये मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना होता है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो, ये कुछ डिफरेंस लिखे हैं, इनमें से आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बट एक और आपको समझा देता हूँ।
देखो जैसे एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट नहीं बनता, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट बना। जैसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे कार्बन था, अब नया एलिमेंट नाइट्रोजन बन गया, ठीक है ना। तो जो जिस एलिमेंट से बना इसको हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट, और जो नया बना उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर एलिमेंट। डॉटर एलिमेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जिससे बना उसको पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं, और जो नया बना उसको हम बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। अब देखो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसमें एटम्स को हम कंजर्व करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मास कंजर्व होता है, यहाँ पे मास कंजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है, ये भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकती है, ठीक है। ये रिवर्सिबल होती है, बट ये हमेशा ही क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो किसी भी ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर सकती है, बट जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है, फॉलो करती हैं। उसके अलावा जो रेट डिपेंड होती है, ठीक है, जो रेट होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, वो टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेट जो हमारे पास किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, कैटलिस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट का। आई थिंक आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है। अब देखो रेडियो एक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है। अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ये कैसे पता चलता है, ये हमारे पास काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। तो अब अनस्टेबल किसकी तरफ जाना चाहेगा, वो स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा। कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस बनना चाहेगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है, कुछ रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप करता है, ठीक है ना। और इसी स्पॉन्टेनियस ही, इस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब सब्सटेंस अपने आप ही रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है कि वो सब्सटेंस अपने आप तो रेडिएशंस को एमिट नहीं करता, बट हम उसके ऊपर पहले कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को फॉल करवाते हैं, फिर वो आर्टिफिशियली क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। मतलब अपने आप नहीं करता, उसके ऊपर हम कोई और पार्टिकल को बम्बार कराते हैं जिसकी वजह से वो रेडिएशंस को एमिट करता है। ये बेसिक टर्म से सबको पता होंगी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये एटम है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है, हमें पता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट उनका हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके ऊपर तो चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब मुझे बताओ लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। बट काफ़ी सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इवन देखो आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे हम मान लें कोई न्यूक्लियस मान लेते हैं कार्बन का 6 कार्बन 12, ठीक है। ये तो हमें पता है ये क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है हमारे पास, स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो इसमें तो 6 प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो अब इनके बीच में तो रिपल्शन होगा। अब प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा तो कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, जबकि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। देन वाई न्यूक्लियस इज स्टेबल, देन वाई न्यूक्लियस इज स्टेबल, ये क्या आपने सोचा है। तो इसी के रिगार्डिंग पहले हम थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कौन सी थ्योरी है
जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताती हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये काफ़ी सारी थ्योरीज है, मैं आपको सबका ब्रीफ आइडिया दूंगा। ये सबसे पहली होती है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी, ठीक है। सेकंड जो थ्योरी होती है हमारे पास, जुकावास जुकावास मिजोन पार्टिकल थ्योरी। जुकावास मिजोन पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। थर्ड होती है हमारे पास एन बाई पी रेशियो थ्योरी। ठीक है, एन बाई पी रेशियो थ्योरी, ठीक है ना। एन बाई पी रेशियो थ्योरी कौन सी होती है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मास डिफेक्टेड बाइंडिंग एनर्जी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अच्छी टर्म होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होती है एक इवन ऑड नंबर थ्योरी, इवन ऑड नंबर थ्योरी, और एक होती है हमारे पास मैजिक नंबर थ्योरी, मैजिक नंबर थ्योरी, ठीक है। ये देखो इतनी सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है या अनस्टेबल क्यों है, ठीक है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी के रिलेटेड ये 6 थ्योरीज हैं जो मुझे पता है, बाकी एक दो और भी हो सकते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो हम इनको सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब देखो मुझे बताओ, टोटल अभी तक हमारे पास, ठीक है, एलिमेंट्स तो टोटल अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन अभी तक, ये अप्रोक्सीमेटली इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जैसे ही कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स तो 118 हैं, बट टोटल अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, ठीक है, टोटल आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स आपको पता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो टोटल 1800 प्लस आइसोटोप्स हैं हमारे पास। ये टोटल जो आइसोटोप्स होते हैं वो 1800 से ज़्यादा हैं, बट स्टेबल आइसोटोप्स कितने हैं? स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है, अराउंड 300 आइसोटोप्स ही क्या होते हैं हमारे पास? स्टेबल होते हैं। तो मतलब बाकी सारे 1500 प्लस जो आइसोटोप्स है वो क्या है? अनस्टेबल है। तो रेस्ट ऑल आर अनस्टेबल, रेस्ट ऑल आर अनस्टेबल। अब कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी सारी क्या आई थी? थ्योरीज आई थी, ठीक है ना। तो मैं सबका ब्रीफ आइडिया दूंगा, ठीक है, बिकॉज सारी आपके सिलेबस में तो है बट ब्रीफ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो हम सबसे पहली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम मैंने लिखा है न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी, न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है हमारे पास, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स है। अब प्रोटॉन्स प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, हमें पता है लाइक चार्जेस के बीच में क्या हो रही है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगी। तो न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी क्या बोलता है कि हर जो पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस थ्योरी ने जो दिया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस, एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, और जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्या? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसको नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, बाद में गलत भी हो सकते हैं, बट एक बार इस थ्योरी ने दिए थे। अब जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो 40 टाइम्स ग्रेटर है रिपल्सिव फोर्स की, ठीक है ना। तो द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज 40 टाइम ग्रेटर देन, इज अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स ग्रेटर देन ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो इस थ्योरी ने सिंपल सी बात बता दी, जो हम सोच रहे थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, तो हो रही है। तो इस थ्योरी ने बोला बिल्कुल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करती है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, जो कि न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रखती है, बिकॉज जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो 40 टाइम्स ग्रेटर थी रिपल्सिव फोर्स। आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा।
जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का, नेक्स्ट पॉइंट था, जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, वो सबके बीच में सेम होता है। मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तीनों मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये इस थ्योरी ने हमें बताया था। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। मतलब जब पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं तभी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। मतलब जब जो डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फर्मी ऑर्डर का होता है। मतलब फर्मी ऑर्डर का मतलब 10⁻⁻15 से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इस ऑर्डर से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट वर्क even if distance is 10⁻⁻14 मीटर। मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इतने शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो तभी लगेगा जब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, मतलब 10⁻⁻15 मीटर होगा, मतलब फर्मी ऑर्डर का होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वन फर्मी। ठीक है, तो वन फर्मी भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट था न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी का, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट फॉलो, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट फॉलो इनवर्स केयर लॉ, इनवर्स केयर लॉ। ठीक है ना, मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, K Q1 Q2/r²। ये सिमिलरली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ठीक है, यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब आर के स्क्वायर के। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स केयर लॉ बोलते हैं। तो जैसे ये कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये वो सब क्या करते हैं, इन्वर्स केयर लॉ को फॉलो करते हैं। बट जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इन्वर्स केयर लॉ को फॉलो नहीं करती। जो लास्ट पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है, सब एक एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज करेगा, अटोमिक नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर जाएंगे, बिकॉज अटोमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर जाएंगे, तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो रिपल्शन भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब जब रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगी तो जो पार्टिकल्स है वो भी आपस से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो न्यूक्लियर पहले स्टेबल थे वो अब होने क्या स्टार्ट होने लग जाएंगे, अनस्टेबल होने लग जाएंगे। तो न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। तो जो हमारा हैवीएस्ट न्यूक्लियस जो स्टेबल है वो कौन सा है भाई, हैवीएस्ट न्यूक्लियस स्टेबल जो स्टेबल है हमारे पास वो कौन सा है, बिस्मथ है। ये बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83 और इसका मास नंबर होता है 209। तो ये वाला लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, 83 एटॉमिक नंबर के बाद वाली मोस्टली क्या है, रेडियो एक्टिव है, मतलब वो क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो हैवीएस्ट जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो कौन सा है हमारे पास, 83 बिस्मथ 209। ठीक है ना, तो ये पहली थ्योरी हमारी खत्म होती है जिसको हमने बोला था न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। हमने क्वेश्चन क्या किया था कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन के कारण हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, तो न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी ने थोरेटिकली एक्सप्लेन किया। उसने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है और वो 40 टाइम्स ग्रेटर होता है रिपल्सिव फोर्स के। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है न्यूक्लियर फोर्स का वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेम होता है। ठीक है, बट जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज पे ही काम करती है, मतलब फर्मी ऑर्डर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब 10⁻⁻15 ऑर्डर का होना चाहिए। उसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वर्क नहीं करेगी अगर डिस्टेंस हमने थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इन्वर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती, जैसे जैसे हम अटोमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो जो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन्स वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो न्यूक्लियस जो हमारा अनस्टेबल हो जाता है।
तो जो हमारा हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है वो 83 बिस्मथ है। उसके बाद वाले सारे क्या है हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। तो पहली थ्योरी हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब देखो जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी थी वो बिल्कुल थ्योरेटिकल थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जुकावास मेसोन थ्योरी। जुकावास मेसोन थ्योरी, ठीक है। जुकावास मेसोन थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये भी अच्छी थ्योरी है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है आपके मेरिटोरियस लेक्चरर के अंदर। ये मेरिटोरियस लेक्चरर के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, वो आप इजीली कर दोगे, ठीक है। मेसोन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, मैं पहले आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। इट स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रैपिड exchange of a particle called meson between the nucleons, and nucleons gets converted into each other, ठीक है। मैं मीनिंग समझाता हूँ इसका क्या था। हमारे पास जुकावास मेसोन थ्योरी में ये हमारे पास एक पार्टिकल होता है मेसोन। ये मेसोन क्या करता है, न्यूक्लियंस को आपस में इंटरचेंज कर देता है। मतलब जो प्रोटॉन है उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास मेसोन एक ऐसा पार्टिकल है जो एक न्यूक्लियन को दूसरे न्यूक्लियन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मेसोन जो होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पाई मेसोन्स और एक होते हैं हमारे पास म्यू मेसोन्स। ये पाई मेसोन को हम पायोन्स भी बोल देते हैं, पायोन्स। एंड म्यू मेसोन को हम बोलते हैं म्यूओन्स, ठीक है ना। अब देखो ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। पाई मेसोन भी तीन तरह के होते हैं, म्यू मेसोन भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल मेसोन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज पाई मेसोन्स, और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज मेसोन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी म्यू जीरो, म्यू पॉजिटिव एंड म्यू नेगेटिव। तो ये होते हैं हमारे पास मेसोन्स। ये मेसोन्स क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेसोन्स का मास होता है, मास ऑफ मेसोन्स वो 200 से लेके 300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से 200 से 300 टाइम क्या होता है, उनका मास ज़्यादा होता है। अब देखो चलो हमें पता चल गया मेसोन्स क्या होते हैं, मेसोन्स का हमें काम भी पता चल गया। अब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन या एक प्रोटॉन को दूसरे न्यूट्रॉन में ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, वही सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कैसे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे मेरे पास कोई प्रोटॉन था P1, अब वो क्या हुआ, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसने किस तरह का मेसोन पार्टिकल लिबरेट किया होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चार्ज को सेम रखना है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इधर न्यूट्रल, तो इधर कौन सा हमारे पास मेसोन निकलेगा, पाई पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी एक पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमें बैलेंस रखना है। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय अमिटिंग अ पॉजिटिव मेसोन, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है और वो ये जो हमारे पास अब्जॉर्व करके, ठीक है, कोई न्यूट्रॉन ने ये पॉजिटिव चार्ज मेसोन को अब्जॉर्व किया, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो एक मेसोन पार्टिकल है वो एक प्रोटॉन को दूसरे न्यूट्रॉन में या एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली सपोज करो एक प्रोटॉन ने हमारे पास नेगेटिव चार्ज मेसोन को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी न्यूट्रॉन ने, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या कर कैसे फॉर्म हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय अमिटिंग अ नेगेटिव चार्ज मेसोन, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेसोन इमिट होगा, आपको चार्ज बैलेंस कर देना है।
तो यहाँ पे भी चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। कोई न्यूट्रॉन N1 था, न्यूट्रॉन N2 के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय अमिटिंग अ न्यूट्रल मिजोन। सिमिलरली एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है बाय अमिटिंग अ न्यूट्रल मिजोन। ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास थ्योरी, जो किसने दी थी, जुकावा ने दी थी, और इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था जुकावा मिजोन थ्योरी के लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, देयर एग्जिस्ट अ रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल कोल्ड मिजोन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। जैसे प्रोटॉन को हमने न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो पाई पॉजिटिव से अमिट करके किसी न्यूट्रॉन ने, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मिजोन को ऑब्जॉर्व किया, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसी प्रोटॉन ने नेगेटिव चार्ज मिजोन को ऑब्जॉर्व किया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। किसी न्यूट्रॉन ने, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मिजोन एमिट करके प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे पास मिजोन एमिट होगा? आपको सिंपली चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ठीक है, +1 चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। अब वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो कौन सा बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज मिजोन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज 0, तो उसने एक पॉजिटिव चार्ज मिजोन को ऑब्जॉर्व किया, तो प्रोटॉन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा मिजोन इमिट होगा। ठीक है ना। तो अभी हमने पाई मिजोन की बात की है, सेम केस किसके लिए होगा, हमारा म्यू मिजोन के लिए आएगा। आई थिंक ये वाली आपको थ्योरी क्लियर आ चुकी होगी। ये थोड़ी सी साइंटिफिक थ्योरी है, तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखो, जब भी एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स का, तो उससे क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ये इस थ्योरी ने बताया था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, द रैपिड एक्सचेंज hold all the particles together by strong attractive force, hence nucleus is stable। ठीक है ना। तो सिंपल सी आपको थ्योरी ये वाली याद कर लेनी है। ठीक है ना। और जो आपका लेक्चर कैडर में पूछा गया था, उसमें यही पूछा था कि कौन सा मिजोन पार्टिकल एमिट होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या न्यूट्रल, या नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ ऑप्शन था। ये वो आप क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अब देखो, हमने 2 थ्योरीज डिस्कस कर ली, न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी डिस्कस कर ली, ठीक है, युकावा थ्योरी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थ्योरी। ये बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थ्योरी। ये पहली बात, हमें बाइंडिंग एनर्जी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट का क्या मीनिंग होता है? जैसे मेरे पास देखो कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई भी न्यूक्लियस, सपोज मेरे पास हीलियम का न्यूक्लियस है, ये 2He4। ठीक है, इसका जो आइसोटोपिक मास होता है, आइसोटोपिक मास मतलब हमने डायरेक्टली मेजर किया इसका मास, जो आइसोटोपिक मास इसका होता है, ये डेट इज 4.0026 AMU। ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। बट अब देखो हीलियम बना कैसे होगा, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, एंड न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2 हैं, ये सबको पता होगा। तो अगर हम यहाँ से निकालें 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन प्लस 2 इंटू मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, अगर हम ये वैल्यू देखें, मतलब टोटल, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल मास। ठीक है, इसको हम देखते हैं, बोलते हैं थ्योरेटिकल मास। ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, ये जो मास ऑफ प्रोटोन होता है एग्जैक्टली उसकी वैल्यू होती है 1.00726। ठीक है, ये एमयू में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008। ठीक है, ये भी वैल्यू मैंने AMU के अंदर पुट की है। तो जब हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व करी, ठीक है ना, तो जो थ्योरेटिकल मास है, थ्योरेटिकल मास, ठीक है, वो किसके इक्वल आया, आप एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 4.03052 AMU। तो मतलब किसी न्यूक्लियस का जो थ्योरेटिकल मास था, मतलब जो उसके कंपोनेंट से बना, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिला, वो इतना था, बट एक्चुअल में कितना था आइसोटोपिक मास, ये 4.0026।
अब देखो, 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, दोनों ने मिलके हमारे पास क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, 2He4 बनाया हीलियम न्यूक्लियस। मतलब इनका मास क्या था, 4.03052 AMU, और इसका मास था हमारे पास 4.0026, ठीक है ना। अब जो थ्योरेटिकल मास है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइसोटोपिक मास, ठीक है ना। थ्योरेटिकल मास क्या है हमारे पास, थ्योरेटिकल मास जो हमने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कैलकुलेट किया इज ग्रेटर देन आइसोटोपिक मास, इज ग्रेटर देन आइसोटोपिक मास। मतलब जो थ्योरेटिकल मास हमने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कैलकुलेट किया वो एक्चुअल आइसोटोपिक मास से क्या है, ज़्यादा है। ये हर न्यूक्लियस के लिए वैलिड है। तो अब देखो, जो थ्योरेटिकल मास है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइसोटोपिक मास। अब कितना ज़्यादा है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट का क्या मीनिंग हो गया हमारे पास, थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास माइनस आइसोटोपिक मास। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकल मास कितना है हमारे पास, ये 4.03052, जो आइसोटोपिक मास था हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस का 4.026, ठीक है ना। AMU के अंदर आएगा तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.0279 AMU। मतलब जब 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ने मिलके हमारे पास ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाया होगा, ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाया होगा, तब हमारे पास कुछ मास का लॉस हुआ होगा, ठीक है, कुछ मास का लॉस हुआ होगा। और वही मास किस में कन्वर्ट हो गया, जो लॉस मास है, ठीक है, जो मास का लॉस हुआ, डेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, डेट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, जो कि इतना आया। अब जो ये वाला मास आया वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू एम इंटू, सॉरी, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो जो हमने हमारा मास लॉस हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। अब एनर्जी कम हुई है, मतलब देखो मास कम हुआ तो एनर्जी क्या हुई होगी, लिबरेट हुई होगी, एनर्जी निकली होगी। तो जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही इस थ्योरी का पॉइंट था कि जैसे ही जो मास लॉस होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस की क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग थ्योरी, ठीक है ना। तो अब ये कितना मास कन्वर्ट हो गया वो हम देख लेते हैं। अब देखो, एक स्टैंडर्ड डाटा होता है, अगर हमारे पास एक AMU का मास डिफेक्ट आता है, एक AMU का मास डिफेक्ट आता है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको अगर हम देखें 931.5, ठीक है, इंटू, ठीक है, मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी, या इसको हम जूल के अंदर कन्वर्ट करें, 931.5 इंटू 10⁻6 इंटू, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक AMU जब हमारे पास मास डिफेक्ट रहा होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना, तो अगर हम इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, जो मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आती है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करें फिर अपने क्वेश्चन के लिए, ये अपने क्वेश्चन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मास डिफेक्ट कितना है हमारे पास, 0.0279 AMU, ठीक है। एक AMU के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी थी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.0279 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, 0.0279 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना क्या आया होगा, हमारा मास डिफेक्ट आया होगा। और जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी के कारण क्या हुआ होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट था, बाइंडिंग एनर्जी थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। बट ये एक्चुअल में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ठीक है, ये थ्योरी इतनी रेलिवेंट नहीं थी, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे हमारे पास अटोमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मास डिफेक्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बढ़ेगा तो मास डिफेक्ट भी बढ़ जाएगा, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज होगा
तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, बट हमें पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है स्टेबिलिटी उल्टा कम होती है। तो इसका जो हमने फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट था अब उसको हमने कन्वर्ट करके कर दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब टोटल उसके कितने न्यूक्लियंस हैं, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से देखते तो जो हैवियर न्यूक्लियस थे वो तो स्टेबल बन जाते, बट फिर हमने कॉन्सेप्ट निकाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक, पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है कि कितने उसके अंदर न्यूक्लियंस हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये वाला हमने ग्राफ प्लॉट किया। जो ग्राफ का नेचर था कुछ इस तरह का आया, ये कुछ इस तरह का ग्राफ का नेचर आया। ये कुछ इस नेचर का ग्राफ आया हमारे पास। अब देखो जो हाईएस्ट वैल्यू थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ठीक है ना, तो वो कितनी एनर्जी थी हमारे पास, यहाँ पे जो एनर्जी है डेट इज 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई थी, ये आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग आई थी, मतलब अटोमिक नंबर 26 के कॉरस्पॉन्डिंग आई थी। मतलब आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, हाईएस्ट थी, मतलब उस केस में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी पर न्यूक्लियन, ठीक है। एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, इसलिए आयरन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये आयरन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब हमें पता है लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, बिस्मथ 83। तो 83 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई थी, ये डेट इज अप्रोक्सीमेट आई थी ये 7.9, ठीक है ना, 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो जो हमारे पास लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस था बिस्मथ 83, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई थी वो आई थी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो लास्ट स्टेबल है उसकी 7.9 है, 7.9 से जितनी भी नीचे होगी वो सारे अनस्टेबल हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। मतलब 7.9 को हम कोई क्राइटेरिया नहीं बता सकते कि जो 7.9 से ऊपर है वो स्टेबल है, जो 7.9 से नीचे है वो अनस्टेबल है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। बिकॉज देखो जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, कम ही होगी, हमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इसलिए वो स्टिल वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है लाइटर एलिमेंट्स के लिए 7.9 से कम होती है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। बट 7.9 को हम एज रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते। बट इसमें सब सारे एलिमेंट्स का स्टडी किया गया था जो 83 से आगे हैं और उनका जो 7.9 से कम आ रहा है, ठीक है, जो 80.3 से 83 एटॉमिक नंबर से जो नीचे वाले थे ये सारे क्या थे, हमारे पास अनस्टेबल थे, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, कम थी। बट लाइटर एलिमेंट्स के लिए ये कंसेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, जो हल्के एलिमेंट्स थे जिनका अटोमिक नंबर कम था। तो ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग। 7.9 कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस, ठीक है ना, इसको हम एज रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते कि इससे ऊपर वाले स्टेबल और नीचे वाले अनस्टेबल, ठीक है ना। उसके अलावा द एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन 8.5 एंड 7.9 हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेबल इन नेचर, ठीक है। इस लाइन का क्या मीनिंग होगा मैं समझाता हूँ आपको कि वो न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इस वाली रेंज में लाई करती है, मतलब 7.9 से लेके 8.5 तक, मतलब इस रेंज के अंदर लाई करती है, वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्टेबल होने की। जो नेक्स्ट पॉइंट था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबनॉर्मली हाई फॉर, ठीक है ना, हीलियम के लिए अबनॉर्मली हाई आई, उसके अलावा कार्बन के लिए अबनॉर्मली हाई आई, उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए अबनॉर्मली हाई आई। अबनॉर्मली हाई आने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं,
ठीक है ना, ये हल्के हैं फिर भी इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब नॉर्मली हाई आई, इसका मतलब क्या है, ये वाले न्यूक्लियंस क्या है, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको ग्राफ इंटरप्रेट करना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ठीक है ना। डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बट जितना केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जो आपसे सबसे हाईएस्ट वाला एलिमेंट पूछ सकता है कि इनमें से सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा था, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट थी, तो वो आयरन था। वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा था हमारे पास, बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे इन थ्योरी से, तो आपको एक एक चीज़ करके जानी है, सो डैट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है हमारा, वो भी हम इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। अब देखो नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरी थी, ये वो सिंपली मैं आपको स्लाइड से समझा देता हूँ, ठीक है ना। इवन ऑड थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इवन ऑड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, ये इवन ऑड थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन को नंबर को, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन नंबर को, ठीक है। ये थ्योरी बाय ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना, बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, बट ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर हमने थ्योरी बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं इवन ऑड थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर देखो हमारे पास प्रोटॉन भी इवन नंबर में आए और न्यूट्रॉन भी इवन हुए, दोनों चीज़ें इवन हुई, तो हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो कितने थे, 165, ठीक है ना। देखो इतने ज़्यादा न्यूक्लियस क्या थे, स्टेबल थे। अगर हमारे पास प्रोटॉन इवन हुए एंड न्यूट्रॉन ऑड हुए तो 55। अगर हमारे पास प्रोटॉन ऑड हुए एंड न्यूट्रॉन इवन, तो हमारे पास 50 स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। अगर दोनों ही ऑड हुए थे तो देखो, मतलब न्यूक्लियस मोस्टली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनका ऑड प्रोटॉन्स हो एंड ऑड न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है ना। तो सिर्फ 5 ऐसे न्यूक्लियस स्टेबल हैं जिनका प्रोटॉन्स भी ऑड है एंड न्यूट्रॉन्स भी क्या है, ऑड है, ठीक है ना। तो इतनी थ्योरी थी, बाय ऑब्जर्वेशन दी गई थी। ये जितने भी आइसोटॉप्स थे उनको देखा था, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, उनका प्रोटॉन कितने इवन है या ऑड है। जैसे देखो हमारे पास जैसे हम ले लेते कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, 6C12, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12 माइनस 6। तो ऐसी सारे एलिमेंट्स के लिए देखा, यहाँ पे प्रोटॉन भी इवन न्यूट्रॉन भी इवन, तो टोटल काउंट किए गए जिनका इवन दोनों आ रहे थे, वो 165 न्यूक्लियस ऐसे थे और वो स्टेबल थे, ठीक है ना। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन था, ये चार्ट को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। एक होते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है ना, मैजिक नंबर्स एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये मैडम मैरी क्यूरी ने देखा था, ये भी थ्योरेटिकली देखा था, या इसको हम बोल सकते हैं ये भी बाय ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, वो न्यूक्लियस जिनके अंदर 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं या दोनों का सम है, आर एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है ना। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो मैजिक नंबर्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126, इनको हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। तो मैजिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था, दोस्त न्यूक्लियस जिनके अंदर हमारे पास मैजिक नंबर जितने, या तो प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम हो, आर एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है, काफ़ी स्टेबल होते हैं, एंड हैव अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स देन द नेबरी न्यूक्लियाई इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। दे आर सपोज टू बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियर शेल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर शेल मॉडल मैं आपको नहीं करवाऊंगा। जैसे देखो टिन है हमारे पास, ठीक है, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है। इसका जो हमारे पास इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, ये 50 है, मतलब मैजिक नंबर है। तो इसके 10 स्टेबल आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो जो आगे हमारे पास, इसके आगे जो हमारा एंटीमनी है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 51 है, मतलब ऑड है, जब मैजिक नंबर नहीं है, तो उसके सिर्फ 2 ही स्टेबल आइसोटोप्स हैं। मतलब जिनके मैजिक नंबर्स आ रहे थे उनके काफ़ी स्टेबल आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते थे। न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स हैव नोटेबल हाईली स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वो हाईली स्टेबल है। जैसे हीलियम है, यहाँ पे ये भी स्टेबल है, ठीक है ना। उसके अलावा ये वाला देखो लेड वाला, ठीक है, लेड वाला 82 PV, ठीक है, 208, ठीक है ना। तो इसमें 82 क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, प्रोटॉन्स आ रहे हैं। अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 208 माइनस 82, तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी,
208 माइनस 82, तो ये आएगी 126, ठीक है ना। तो मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी इवन मैजिक नंबर है एंड न्यूट्रॉन भी क्या है, मैजिक नंबर है, इसलिए लेड क्या होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इतना हाई एटॉमिक नंबर होने के बावजूद भी ये स्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटॉन्स भी मैजिक नंबर है एंड न्यूट्रॉन्स भी क्या है, मैजिक नंबर है। तो डायरेक्टली आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं। 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 क्या होते हैं, हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था, न्यूक्लियस के पास मैजिक नंबर इतने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से वो एक्सेप्शनली स्टेबल थे और उनके काफ़ी सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते थे। तो आप देखो हमने सारी थ्योरीज को कवर कर लिया है जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड थी, ठीक है। हमने कौन कौन सी थ्योरी को डिस्कस किया, ठीक है। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थ्योरी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। इवन ऑड थ्योरी को डिस्कस कर लिया, मैजिक नंबर थ्योरी को डिस्कस कर लिया। बस एक थ्योरी को हमने डिस्कस नहीं किया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो थ्योरी को, बिकॉज इस थ्योरी को तो मैंने पूरे इस चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ाना है, यहीं से मैं आपको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये वाली थ्योरी तो हमको पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी से ही स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर। आई थिंक आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। ऑल्दो ये लेक्चर करवाया नहीं जाता, बट मैंने आपको करवाया बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बन सकता है, तो आपको इन नोट्स को प्रॉपर पढ़ लेना है, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपका रेडियो एक्टिविटी से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।